आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अजीत पवार के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताया दुख। बोले उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया। और राहुल गांधी पर टिप्पणी से बवाल। शकील अहमद के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश की फिसली जुबान। बोले 2025 से पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और यूजीसी के नए नियम को लेकर आरा में धरना प्रदर्शन। शिक्षा में समानता पर बहस तेज। पूर्णिया में दिन दहाड़े शूट आउट। तड़तड़ाहट से थर्राया बाजार। बड़े कारोबारी के पुत्र की गोली मारकर हत्या। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए गए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। शकील अहमद ने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता बताया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है और बिहार युवा कांग्रेस ने पटना के कारगिल चौक पर शकील अहमद का पुतला दहन किया। वहीं शकील अहमद का कहना है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, जिसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को एक बार फिर सामने ला दिया है। जारी कर रहे हैं शकील अहमद। जब पार्टी सत्ता में थी तो ये लोग केंद्रीय मंत्री बनकर मलाई खा रहे थे और आज इनको हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। तब कमजोर नहीं था जब आप जैसे गद्दारों को राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा कद मिला, इतना बड़ा पद मिला, केंद्रीय मंत्री तक बने, और आज आपको हमारा नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। पार्टी का संघर्ष का समय है, तो अगर इन जैसे नेता अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं तो उनको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है ऐसे लोगों से निपटने के लिए जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं। और समय आएगा तो इनके घर पर भी जा करके इनका पुतला दहन करेंगे। अगर ये नहीं माने, अनर्गल बयान इन्होंने आगे दिया तो इनके आवाज तक जाकर के हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। घर पे हमला करने का मैंने बात कही, आप जबरदस्ती क्यों बात बोल रहे हैं? क्यों धमकियां मिली है? मतलब अब अपने से कहेंगे कि हमको अटैक भी करवा दिया, हमको गोली भी मारने का धमकी मिला है। आप जब गलत समाज के सामने बोल रहे हैं, आप टीवी पे बैठ के आप पब्लिक को बता रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है, और भी उस समय में जिस समय में भाजपा के खिलाफ एक भी आदमी कोई पार्टी बोलती नहीं है, उस समय में हमारे राहुल गांधी ने भाजपा से आंखों में आंखें डाल के बात की है। और तब आप कहते राहुल, उस खून को, उस देश की जो जनता, जहां जिस देश की मिट्टी में उस परिवार का खून बहा है, उसको आप डरपोक कहें? महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 6 लोगों का निधन हो गया है। अजित पवार के निधन के बाद पूरी राजनीतिक जगत का में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अजित पवार के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यह अत्यंत दुखद और पीड़ादायक समाचार है। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना देश और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है और एनसीपी के एक सशक्त नेता के रूप में उन्होंने जनसेवा और सार्वजनिक जीवन में अमिट योगदान दिया। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे।
हमारी श्रद्धांजलि है। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं। इस दौरान कल वो मधुबनी पहुंचे थे और कई शिलान्यास और उद्घाटन के कार्य किए। इस दौरान मंच पर जनता के सामने संबोधन करते हुए उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने मन से कह दिया कि 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, जबकि 2025 से पहले भी उनकी ही सरकार लंबे समय से रही है। लेकिन अब आरजेडी ने इस बात को पकड़ लिया है और पकड़कर नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। आरजेडी का कहना है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने वो बोल ही दिया जो सच्चाई है। आपके यहाँ मधुबनी आए तो मधुबनी जिले में कराए गए कार्य तो आपको तो याद होगा कि मधुबनी जिले का पहले क्या हाल था। वो पहले वाले के बारे में बताए हैं तो वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, वही जो हम उन लोगों के बारे में बताए। यहाँ पर भी वो लोग कोई काम नहीं किया था और उसके बाद कितना बढ़िया काम सरकार की तरफ से हम लोगों के द्वारा किया गया। मधुबनी जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। आपके इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए, सच और सच्चाई सामने आ ही जाता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि 2025 के पहले सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। ये हकीकत है। उन्होंने सच और सच्चाई को स्वीकार करके स्पष्ट रूप से ये बताने का काम किया है कि 20 सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। और ये तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी होता है जब नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए। और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कई बड़े नेताओं पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। ये बाबा लोग इतना घटियापन, इतना गंध पैदा करना। एक तो बाबा तो खुल्लम खुल्ली हमको गाली दिए थे हमारे गिरिराज भाई के कारण। उसने फिर बोला कि आत्महत्या कर लेंगे, कर लेना चाहिए। और ये जो क्रांतिकारी कवि हैं कुमार विश्वास, ऐसे कवि को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो समाज को, हमारे बच्चे समाज को नहीं तोड़ रहे हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो इस तरह के आवाज को उठा करके समाज को तोड़ने में लगे। और एक बार फिर समस्तीपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, बता दें, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत कड़ा कर दिया गया है और धमकी ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की तैनाती की गई। एएसएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली और कोर्ट के वकीलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमा में तुरंत सक्रिय हो गया और सभी लोगों को एक एक करके कोर्ट भवन से बाहर किया गया। पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है और धमकी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एहतियातन के रूप में कैंपस में हमारी 3 टीम सर्च कर रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी है, डीएसएम मशीन भी है और एसएसएम भी, हमारा पुलिस टीम जो है पूरा जांच कर रही है। अभी तक जांच में कोई ऐसा संदिग्ध कोई चीज़ नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियात के रूप में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच जरूरी है। तो जांच के तहत जो हम जांच और माननीय न्यायालय को भी प्राप्त हुई थी, उसी के आदेश पर हम लोग का क्या सूचना है। तो
सूचना मिली थी बम की, जो यहाँ पर सूचना मिली थी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसका उसी के आलोक में हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। बाकी सभी नॉर्मल। जज साहब के यहाँ से घोषणा हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा या किसी माध्यम से जानकारी मिला कि जो सिविल कोर्ट को बम के द्वारा उड़ाया जाएगा, जिस कारण हम लोगों के संघ का भी और वकालत खाना में भी सब जगह गाइडलाइन दिया गया कि अभी आप लोग जो है सो कचहरी कैंपस को खाली कर दीजिए, क्योंकि संभावना खतरे का दिख रहा था। और इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आए हैं और अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, जॉग जो आता है उससे जांच। और बिहार में बढ़ते अपराध ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, पूर्णिया में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास अपराधियों ने शहर के बड़े मक्का कारोबारी जवाहर यादव के बेटे सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सूरज बिहारी पर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्हें बचाने आए निजी गार्ड और फुफेरे भाई पर भी गोलियां चलाई गई। हालांकि दोनों किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। परिजनों ने ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर स्मैक तस्करी से जुड़े बताए जा रहे हैं। और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। शायद इनके भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा था, इसको सूचना मिली, ये पहुंचे तो इसकी हत्या हुई। और दिन दहाड़े हत्या होना कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरीके से बिहार में और पूर्णिया में इन दिनों घटनाएं घट रही है, यह निंदनीय है और निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। एक व्यक्ति की गोली लगने से जो है मृत्यु हुई है और उसको होप हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए लेकर जाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। उसका पोस्टमार्टम जो है विधिवत जीएमसीएच में करवाया गया है और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है। इसमें स्पेशल टीम जो है छापेमारी कर रही है। दोनों के बीच में अभी तक जो जांच के क्रम में सामने आया है कि एक लड़की के फोटो को सोशल मीडिया पे शेयर करने के विवाद को लेकर ये घटना कारित की गई है, जिसमें इस बिंदु पर भी जो है जांच की जा रही है और जो संभवतः और भी जो विवाद के कारण है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अभियुक्तों की छापेमारी के लिए जो है टीम लगातार प्रयास कर रही है। किस किस का बेटा बलात्कार में था, ये मैं लड़ते लड़ते थक गया। अब फिर मैं आज एक मर्डर में आया हूँ। आप उस मर्डर को देखिए जहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, 4 गोली मारे गए हैं सीने में। सम्राट चौधरी जी, शायद आप मेरे भाई से बढ़ के हैं। आपके पिता के साथ मैं विधायक था। कितनी हत्या के बाद हत्या रुकेगी? और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नीट की छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हर हाल में बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के डीजीपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जांच को भटकाने की कोशिश करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बिहार की बेटी के अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। न्याय मिलेगा, जो दोषी होगा पूरी तरह से उसकी सत्यता को उजागर किया जाएगा और कार्रवाई होगा। सरकार सजगता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पूरी जांच हो रही है और इसको हर हाल में उजागर होगा। जो सत्यता अभी डीजीपी के नेतृत्व में ये जांच कमेटी चल रही है और हर बिंदु पर पूरी जांच की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं कि हमने पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर डीजीपी साहब से हमने बात भी किया, गृह मंत्री से भी बात किए और हमने कहा है कि इसको हर हाल में, ये एक व्यक्ति और एक बच्ची का मामला नहीं, ये बिहार की बेटी की अस्मिता की बात है।
कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NH 19 के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक सेंट्रो कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान चंदन कुमार और आनंद कुमार आजाद के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब और कार जब्त कर ली है और आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस तक पहुंचाया जाना था। 19 पर महमूदगंज ओवरब्रिज के बाद ये दुर्गावती थाना और एक्साइज टीम के संयुक्त छापेमारी से एक गाड़ी बरामद की गई, जिसमें से 2 अभियुक्त और अंग्रेजी शराब बरामद की। कार थी, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग यूपी की तरफ से लेके आ रहे थे शराब और पटना के गिरफ्तारी वाली से प्राथमिकी दर्ज की जाए, उसे न्यायालय में प्रेषित किया। और हैदराबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने तिरंगा फहराया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे ढोंग बताया, जिस पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पलटवार किया है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि गिरिराज सिंह RSS के पाले हुए लोग हैं और उनकी बातों में देशभक्ति की सच्चाई नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक झगड़े को हवा देते हैं। अख्तरुल ईमान ने ओवैसी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खानदान ने आजादी की लड़ाई लड़ी और तिरंगा फहराने का गौरव उसी परिवार का है। देखिए, गिरिराज जैसे लोगों को लोकलाज नहीं है। ये वही लोग हैं जो लोग RSS के पाले हुए लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनकी परवरिश RSS के गोद में हुई है। जब इनके पूर्वजों ने खुद अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली है, अंग्रेजों से मुखबरी की है, तो वो देश की आज़ादी की कदर क्या जानेंगे। आज जो देश को भाजपा के लोग रसातल में पहुंचा रहे हैं, वो इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि देश की आज़ादी में उन लोगों का बहुत योगदान नहीं रहा है। देश की एक ऊंचे स्थान पर जो बाजाब्ता पार्लियामेंट के मेंबर होने की हैसियत से और देश के एक सम्मानित मंत्री के पद पर जो आदमी कानूनी तौर पर विराजमान है, उसकी बोली चाली, उसका लबो लहजा गली के आवारा बच्चों की तरह क्या बोलता है। जब वो किशनगंज आते हैं तो यहाँ की दाढ़ी, टोपी, मस्जिदों को मीनारा देखकर उनको पाकिस्तान नजर आता है। और आज अवैसी के खानदान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी का झंडा वो नहीं फहराएगा तो कौन फहराएगा। और दूसरा मामला, जो लोगों ने अंग्रेजों के पैरों में मालिश की, वो झंडा कब फहराने आएगा। वो तो आज भी जूते पहन के झंडा फहराता है। ये जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, इनको पूछिए कि नागपुर में उनके स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन जहाँ इन्होंने लिया, वहाँ कितने दिनों तो झंडा नहीं फहराया। देश के उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नया नियम लागू किया है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के तहत शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने का प्रयास किया जाएगा। इस नए नियम का विरोध करते हुए आरा के JP स्मारक के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। धरना में वक्ताओं ने कहा कि बिना संतुलित प्रतिनिधित्व वाली समितियां न्याय नहीं कर सकती और इस संस्थानों में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि निर्णय प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है ताकि किसी को असमानता का सामना न करना पड़े और हर नागरिक का सम्मान सुरक्षित रहे। सपनों के विरोध का बिल है, कर्पूरी ठाकुर के सपनों के विरोध का बिल है, चंद्रशेखर के सपनों का विरोध का बिल है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का के विरोध का बिल है। इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर के सपनों के विरोध का बिल है। ये कह रहा हूँ कि मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान में भीमराव अंबेडकर ने दलितों और आदिवासियों को 22.5% आरक्षण दिया। फैक्ट्स है, तथ्य में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि जब भारत का सबसे वंचित जो तबका है, दलित और आदिवासी के बराबर, ये धनाढ़ मजबूत 100 बीघा 1000 बीघा जमीन वाले लोग कैसे हो सकते हैं भाई। ये तो साधारण। लेकिन ये बिल लाने के बाद बच्चों में, विद्यार्थी जीवन से ही ये भावना पनप जाएगी कि हम OBC हैं और हम सामान्य वर्ग से हैं। खास करके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को 2 दर्जे के नागरिक समझेंगे, वो डरे डरे से रहेंगे। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब उनके पक्ष की बात आएगी तो नहीं सुन, क्योंकि ये बिल उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए है, OBC को, SC को और ST को।
अब भागलपुर जिले के फाजिलपुर डंडा बाजार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पड़ोस की गुतनी मीला देवी ने सुभाष यादव और उनकी पत्नी विशेखा देवी पर डायन होने का आरोप लगाते हुए उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और सुभाष यादव के सिर पर और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि विशेखा देवी के शरीर के कई हिस्सों में चोटें लगी हैं। इन्हें इलाज के लिए भागलपुर के जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही गोराडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने समाज में फैले अंधविश्वास और डायन प्रथा जैसे कुरीतियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। हुआ सर कि हम झाड़ू दे रहे थे तो मेरी गोतनी आई उधर से, बोली कि तुम डायन हो, और बाल पकड़ के घिसियाने लगा, हमको मारने लगा बाल पकड़ के। तो फिर मेरा पति बोला कि नहीं ये डायन नहीं है, बोला कि उसका बेटा ने आया बस रड लेके मेरे पति को मार दिया। आपको भी मारा? जी मेरा हमको भी मारा है, ईटा पत्थर रड सब चलाया है सर। थाना गए थे? जी सर थाना गए थे। आवेदन दिए? जी सर। थाना पुलिस अभी कार्रवाई नहीं की? अभी कार्रवाई नहीं किया है सर। कहाँ गए? फाजिलपुर डंडा गया। थाना? थाना गोराडीह। क्या नाम हुआ? विशेखा कुमारी। और पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और कथित रेप मामले में राजनीति का माहौल गर्म कर दिया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने संसद भवन के बाहर धरना देकर राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता संरक्षित अपराध और पुलिस की लापरवाही का उदाहरण है। और धरने के दौरान पप्पू यादव के हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर विरोध करते दिखे और उनके नारे सीधे तौर पर न्याय की मांग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर रहे थे। सांसद ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें, जब ये हादसा हुआ था उस वक्त पप्पू यादव ने छात्रा के परिवारों से मुलाकात कर ये आश्वासन दिया था कि इस मामले को वो सड़क से संसद तक उठाएंगे और ये उन्होंने आखिरकार कर दिखाया। उल्टे उसके परिवार को तंग किया जा रहा है। पूरा का पूरा एसआईटी और पूरा का पूरा सीआईडी दोनों मिलकर के बड़ी मछली को बचाने की तैयारी। रुपेश हत्याकांड में जैसे लिपापोती की गई, एक बलात्कार हो तब ना, लगातार हॉस्टल और डॉक्टर और थाना ये तीनों की मिली भगत, ये लगातार हॉस्टलों का के बच्चियों के साथ सेक्स रैकेट के मामले लगातार आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बोला है कि न्याय होगा। यह कब तक? 20 दिन हो गए। पहले कहा गया बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, कोई टॉर्चर नहीं है, नींद की गोली खा लिया। नींद की गोली कहीं लिया ही नहीं गया, रूम में कुछ मिले ही नहीं, कपड़े साफ कर दिए गए, खून हटा दिए गए, किसके लिए? उल्टे। भागलपुर की समीक्षा भवन में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना की ओर से प्रमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने किया। इसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और श्रवण समाज के कई लोग शामिल थे। और लेकिन बैठक के दौरान राजनीतिक दलों से आए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूजीसी कानून पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, जबकि बैठक में इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। नाराज लोगों ने बैठक का विरोध किया और प्रदर्शन करते हुए बाहर चले गए। आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि ये भागलपुर में 8वीं समीक्षात्मक बैठक थी और इससे मिले सुझाव राज्य सरकार तक भेजे जाएंगे। लोगों को उच्च जातियों के विकास के लिए सुझाव मांगने के लिए यहाँ बुलाया गया था। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया, लेकिन सदन में उपस्थित सवर्ण जाति के लोगों के मन में आज जो यूजीसी का नया काला कानून आया है, इसके प्रति हम लोगों के बच्चों के प्रति काफ़ी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और दुखी हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। बिना कुछ सोचे समझे मोदी जी के नाम पे कमल फूल पर बटन दबाते आ रहे हैं। फिर आखिर मेरा अपराध क्या है कि मेरे बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया। यूजीसी में कानून बने, भेदभाव की तो बात ही नहीं है। भेदभाव करने वाले हम लोग हैं ही नहीं। आज तक जितने भी कॉलेज स्कूल में जमीन दान दिया गया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दिया गया। अगर हम भेदभाव करते तो स्कूल कॉलेजों में जमीन को दान नहीं किया करते। संशोधन होना। बिहार का बैठक कर लेंगे और जो सवर्णों की चिंता ईडब्ल्यूएस के तहत जो बच्चे
जो इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उसके लिए आयोग चिंतित है। और आयोग का काम आपकी भावना से अवगत कराते हुए सरकार को सूचित करना है। इस बात की सारी सूचना हम सरकार को। और बिहार सरकार आपदा से निपटने के लिए लगातार बड़े और जमीनी कदम उठा रही है। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के बीच MOU साइन हुआ है, जिससे आपदा के असर को कम करने की रणनीति बनाई जाएगी और शीतलहर के दौरान बेघर और कमजोर लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग यहाँ पर बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कर रहे हैं। राज्य के 10 अति बाढ़ प्रभावित जिलों कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, शिवहर एवं अररिया के साथ मधुबनी जिले में 100 अस्थायी बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से हम लोगों ने 96 पूरे कर लिए हैं, 96 और 4 अभी निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट सर, हमारे 17 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर हम बना रहे हैं। 17 जिलों में 15 भवन हमारे तैयार हो गए हैं और उनमें हमारे SDRF की टीम रह भी रही है। जहां तक सवाल 2 भवनों का है, मोतिहारी और बक्सर में, वहां पर समन्वय किया जा रहा है, वहां पर भी बहुत जल्दी तैनाती हो जाएगी। अगले चरण में हम लोग 20 जिलों का निर्माण का लक्ष्य हम लोगों का है, और जहां पर अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, कटिहार, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, मधेपुरा और सहरसा जिले के नोहट्टा प्रखंड से विकास की एक बड़ी और राहत बड़ी खबर सामने आई है। यहां मुरादपुर पंचायत में ग्रामीणों की बरसों पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही है। महिषी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण ने राम प्रसाद मुखिया के घर से आंगनबाड़ी केंद्र तक बनने वाली सड़क योजना का शिलान्यास किया। इस सड़क से बनने से न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि बच्चों और महिलाओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा अंतर्गत जब से मेरा कार्यकाल शुरुआत हुआ, ये 7वां शिलान्यास का काम था, और अपने शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जितना हो सकेगा इस विकास को गति देने का हमेशा प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से दुआ और आशीर्वाद मांगते हैं कि कृष्ण नगरी में हम लोग हैं, और सारे ढेर सारे जो विकास के काम है, जो ज़रूरत की जाती है, रोड है, सड़क है, गली है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का मतलब मांग है, मैं उनके मांग पे खरा उतर सकूं, उनके ज़रूरतों को पूरा करने में अपने आप को सक्षम बना सकूं, तो यही मैं आशीर्वाद मांगता हूं यहाँ के सभी गार्जियनों को। और यही कहूँगा कि निश्चित रूप से विकास की अभी जो शुरुआत हुई है, अभी 5 साल का यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने मौका दिया है। इस 5 साल में मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी टोला मोहल्ला गली नली नहीं बचेगा जो अधूरा और छूटेगा। विधायक जी डॉक्टर गौतम कृष्ण जी हमारे पंचायत में आके राम प्रसाद मुखिया के घर से लेकर के आंगनबाड़ी तक रोड का शिलान्यास किया है। हम खुशी से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।